संविधान ने दी है ना, वरना मुझे कोई बोलने देता इधर? 4 पुलिस वाले आते और हाथ पैर तोड़ के पूरा भाषण मुझे पढ़ा देते, है ना? संविधान, 3 ताकत। चौथी ताकत क्या है हमारी? चौथी ताकत है हमारी सरकारी कर्मचारी अधिकारी। SC ST OBC की संख्या लगभग 2 करोड़ भारत में सरकारी कर्मचारियों की आज भी है। ये हमारी ताकत है। 5वीं ताकत है हमारा संपन्न वर्ग। संपन्न वर्ग जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, कुछ कारोबार उद्योग चलाता है, अडानी अंबानी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है। ये हमारे पास 5 ताकतें हैं। अब ये 5 ताकतों में इनकी नस्ल क्या है? नस्ल देखना है, पहचान करनी नस्ल की। तो जब हम इसकी नस्ल की पहचान करते हैं तो हमें ये होश ही नहीं है कि हमारी संख्या 85 है। हमने अपनी संख्या को अपनी जाति में समेट के लग दिया है। मैं हईरवार हूं तो मैंने हईरवार संगठन बना लिया राष्ट्रीय लेवल का। कोई शौनकर है तो उसने शौनकर ने राष्ट्रीय लेवल का बना लिया। कोई जाटव है तो जाटव ने राष्ट्रीय लेवल का बना लिया। कोई साख्य तो साख्य ने बना लिया, यादव है तो यादव बना लिया। हम अपनी जाति को ही राष्ट्र समझते हैं, और राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र से ऊपर समझते हैं। ये हमारी नासमझी है। ये हमारी संख्या होने के बाद भी हमारी कमजोरी का कारण है, पहला कारण। दूसरा कारण, संविधान को हमने भाषणों में बोला है, संविधान को समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और जो संविधान के विरोधी हैं उनको संविधान का एक एक शब्द कंठस्थ है। जो संविधान को पसंद नहीं करते उन्हें संविधान खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक एक अनुच्छेद का एक एक विच्छेद करके बता देंगे। समझ रहे ना? तीसरा सरकारी कर्मचारी अधिकारी। 10-20 हजार में जाके कोई एक दो को ये चेतना है कि भाई मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। 10-20 हजार में जाके एक, समझ रहे कि नहीं? उनको, जिनको ये चेतना है, उससे ये चर्चा हो रही है। बाकी तो ये 3 ग्रेड में है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड। A ग्रेड का जो है IAS IPS, वो तो आपको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देता। उसने अपना अलग निर्माण कर लिया, अपना अलग समाज बना लिया है। समझ रहे? V ग्रेड का भी यही हाल है। जो SDM है, CO है, ADM है। अब 2 बच गए, बाबू, क्लर्क और चपरासी। ये जो बाबू, क्लर्क, चपरासी हैं, C ग्रेड और D ग्रेड, ये बेचारे जरूर अपनी जेब में से 1000-2000 निकाल के देते हैं कि भैया कुछ करो यार, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। गलत कह रहा हूं मैं? ये बेचारे जब भी कुछ ये भी सब लोग नहीं करते। अगर आपकी दिल्ली में 50,000 लोग रहते होंगे, 50,000 सरकारी नौकरियों में पूरी दिल्ली में होंगे, तो उनमें से 500 लोग होंगे जो अपनी जेब से निकालते होंगे, 49,500 नहीं निकालते होंगे। मैं ये दावा कर रहा हूं। अगर ये C और D ग्रेड के लोग भी कमर कस लें कि हमको हमारे महापुरुषों के आंदोलन को रुकने नहीं देना है, तो भी ये नंगे भूखे लोग बड़ी क्रांति खड़ी कर देंगे। ये मेरा अनुभव है। मेरे पास ऐसे लोग हैं पूरे देश में, वो कहते हैं साहब हमारे घर का जिम्मा ले लो आप, मेरे घर में राशन आ जाए, पानी आ जाए, तेल साग सब्जी आ जाए, मेरे बच्चों की फीस चली जाए, मेरे बच्चों के कपड़ा और ड्रेस आ जाए, मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा भारती साहब, जहाँ आप लगाओगे मैं वहीं लग जाऊँगा।
मेरे पास ऐसे 100, 200, 500 लोग हैं, लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी में तेल के लिए तरसता हूँ कि मेरी गाड़ी का तेल कहाँ से पड़ेगा, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ से आएगा, टायर कहाँ से आएंगे, गियर बॉक्स खराब हो गया है, 22,000 का बता दिया है, कहाँ से पड़ेगा। मैं तो अपने को चलाने में परेशान रहता हूँ। तो जब खुद को चलाने में परेशान रहता हूँ तो जो चलना चाहते हैं उनको कैसे चलाया जाए? चलाया जा सकता है। अगर ये सी ग्रेड और डी ग्रेड के ही लोग 500 रुपये महीने कंटिन्यू 500 रुपये महीने के हम RVM को देंगे, गौरी प्रसाद उपासक को देंगे, डॉक्टर राजेंद्र जाटव को देंगे, ये विचारधारा एक एक घर जानी चाहिए। पंचशील का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए। अंबेडकर की विचारधारा का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ 500 रुपये से भी, 1000 रुपये से भी हम एक बड़ी क्रांति को जन्म दे सकते हैं। यही तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा था। क्या कहा था? मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था ये जिस समाज से निकले हैं शायद सरकारी नौकरियों पे जाकर ये उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये तो अपना पेट पालने में लग गए। इनको तो समाज की बिल्कुल चिंता नहीं है। और चिंता क्यों नहीं? उन्होंने ये मान लिया है कि ये जो नौकरी हमको मिली है ये हमारी योग्यता से मिली है। हमने IAS का कंपटीशन पास किया तभी तो हम कलेक्टर बने। हमने डिप्टी SP का कंपटीशन पास किया तभी तो हम CO डिप्टी SP बने। ये गलत फहमी उनके दिमाग में बैठ गई है। उनको ये नहीं पता कि ये कंपटीशन तो आपके चौथे दादा भी पास कर सकते थे, ये कंपटीशन तो आपके तीसरे दादा भी पास कर सकते थे। कलेक्टर तो छोड़ो, वो तो किसी गांव के चपरासी भी ना बने, क्योंकि बनने के रास्ते ही बंद थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान में आपको बनने के रास्ते खोले तब जाकर आप बने हैं, और ये पूरे समाज का हिस्सा है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर 100 में से 22.5 कलेक्टर बनते हैं, 22.5 SP बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, थानेदार बनते हैं, तो ये 100% समाज का हिस्सा उनके साथ है। समाज का हिस्सा मिलता है ना? नहीं मिलता? आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं? ये चेतना जिस दिन उनके अंदर आ जाएगी। ये जो फॉर्म दिया जा रहा है इसको बाद में भर लेना प्लीज। ये अभी मत भरना, इसको बाद में भर लेना। ये चेतना जिस दिन उन सरकारी कुर्सियों पे पहुंचे वाले लोगों में आ जाएगी, उनका जमीर जिस दिन जाग जाएगा, मुझे लगता है उस दिन ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और A ग्रेड से तो और V ग्रेड से तो आप ज़्यादा उम्मीद करना मत, बिल्कुल उम्मीद मत करना। 20% से ज़्यादा तो उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं, मालूम आपको? और उसने ऐसा कब्जा कर रखा है कि उसकी पत्नी के मायके वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, और उसके बाप के परिवार का कोई घुस नहीं सकता अंदर। मैम साहब का इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है, और हमारे लोग बड़े खुश हैं। मैंने देखो साहब कितना बड़ा काम कर दिया, चमार होके मैंने ब्राह्मणी से शादी कर ली। वो इसी बात में खुश है, इसी को तोप समझता है। उसको ये नहीं मालूम तूने समाज की एक बेटी का हक मारा है। हमारी समाज की एक बेटी भी कलेक्टर की पत्नी होती, हमारा सर कितना ऊंचा होता कि नहीं होता? और आज ये समाज के लोगों के लिए जो तेरे बंगले के दरवाजे बंद हैं, शायद ये दरवाजे भी बंद नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हम लोगों को करना है। इसके लिए हमें निराश नहीं होना। अगर हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और ये चर्चा जो मैं कर रहा हूँ
ये चर्चा किसी माध्यम से वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी तो आज नहीं तो कल उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। खून जगता है, लेकिन उसको बार बार ललकारना पड़ता है, ललकारना पड़ता है, ललकारना पड़ता है। जब उसको ललकारोगे तो एक दिन वो जरूर कहेगा कि यार ये कम पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये मेरी तरफ उंगली करके बात करता है, इसका सीना बड़ा चौड़ा है, क्योंकि ये सत्य बोलता है। जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया है। गलत कर रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि साहब, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब ने? शेरनी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए बाबा साहब ने किया कि ये बाबा साहब ने अपने जीवन में किया था। बाबा साहब ने क्या किया था? 39 वर्ष की उम्र में, जब बाबा साहब की 39 वर्ष की उम्र थी और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, दुनिया के लोग उससे नज़र से नज़र मिला के बात करने की ताकत नहीं रखते थे। उस वक्त बाबा साहब ने उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उंगली करके कहा कि जो गांधी के लोगों ने किया है मेरे साथ, आपने भी हमारे साथ कोई बड़ा न्याय नहीं किया। ये ताकत बाबा साहब को शिक्षा ने दी। बाबा साहब सोचते थे कि मैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डोनाल्ड की तरफ उंगली करके बात कर सकता हूं, तो मेरे लोग भी जब पढ़ लिख कर हो जाएंगे तो ये भी उंगली करके बात करना शुरू कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन 75 वर्ष की इस आज़ादी में आज हम उसका अगर अध्ययन करें तो क्या हम इसको सत्य पाते हैं? शिक्षा का मानक क्या है? शिक्षा का मानक है आईएएस, आईपीएस। भाई सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है ना, तो इसी को मानेंगे ना। तो बताओ, जो आईएएस और आईपीएस बने हैं वो दहाड़ते हैं या तलवे चाटते हैं? तो बाबा साहब का तो उल्टा हो गया ना मामला, नहीं हो गया? क्यों सब उल्टा हो गया ना? जैसा बाबा साहब सोचते थे वैसा प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब समाज में एक चेतना होगी, समाज में एक क्रांति होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके बीच में। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं कि साहब हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, धम्म के लिए काम करना चाहिए। लोग कहते साहब हम तो 40 वर्ष से कर रहे हैं, धम्म का ही काम कर रहे हैं। जी मैंने क्या करते हैं धम्म में आप? साहब हम प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को खीर बनवाते हैं, वंदना कराते हैं। अंबेडकर जयंती पे साहब हम बहुत बड़ी सजावट करते हैं। मैं कहता हूं आंदोलन दो प्रकार है, एक उत्सव है, एक आंदोलन है। उत्सव मेला तमाशा और एक आंदोलन। मेला तमाशा तो हम करते हैं, उत्सव तो हम मनाते हैं। उदाहरण से मैं बताता हूं, 14 अप्रैल को मेरा अनुमान है कम से कम भारत के 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते हैं। अब मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ। 30 किलोमीटर की हम झांकी निकालते हैं आगरा में, लाखों लोग पूरी रात सड़कों पे होते हैं। स्टॉल लगी होती हैं, कहीं कोई शरबत पिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई झांकियों को इनाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। करते होते हैं कि नहीं? ये पूरे देश में है। मैं कहता हूँ 10 करोड़ लोग कम से कम उस दिन सड़कों पे होते हैं। ये उत्सव है। अगर समाज के अधिकारों की बात हो और हमको पार्लियामेंट का घेराव करना हो दिल्ली में, तो क्या 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। 10 लाख लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी इकट्ठा करने की ताकत किसी में नहीं है। गलत कर रहा हूं मैं?
इसका मतलब हम उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन हम आंदोलित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। ये बात समझनी होगी। और जिससे आपका संघर्ष है वो उत्सव के साथ साथ संगठित भी है। अगर कोई फिल्म ऐसी बना दे कोई डायरेक्टर जिसमें उनकी पोल खुलती हो, तो चल नहीं सकती भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में। चल सकती है? 100-200 लोग पहुंच जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद सिनेमा चला देंगे, आग लगा देंगे, FIR कर देंगे। करते कि नहीं करते? तो वो उत्सव के साथ साथ आंदोलन के लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। तभी उनकी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट पे उन्होंने संविधान को जलाने का दुस्साहस पैदा अपने अंदर कर लिया। अब मैं खास बात कह के 10 मिनट में, गौतम जी केवल 10 मिनट बस। ये जो मैंने बातें बताई है सब बीमारी है, इसका इलाज क्या है? अब इलाज कोई थाईलैंड जापान पाकिस्तान से तो लोग आएंगे नहीं, हमको ही करना होगा। हम सबको मिलजुल के ही इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। और वो समाधान निकालने के लिए हमें बुद्ध के भिक्षु संघ से प्रेरणा लेनी होगी। हमें कुछ ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो फुल टाइमर हो, फुल टाइम अपने घर परिवार से थोड़ा बहुत समय घर परिवार में भी दें, लेकिन समाज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। कुछ ऐसे लोग चाहिए और उनके अंदर 3-4 चीज़ें हों। एक बात को समझने की क्षमता हो, उसके अंदर समझने की क्षमता, जो समझाया जा रहा है वो उसके भेजे में आ जाए। ऐसा नहीं 3 घंटे सुनने के बाद आधे घंटे बाद पूछे और भाई क्या बताया था, खत्म, सब बेकार की बातें थी। ठीक, समझने की क्षमता, उसके बाद समझाने की क्षमता। चूंकि मीडिया आपके पास नहीं है, अखबार टीवी टेलीविज़न आपके पास नहीं है, आपको टीवी टेलीविज़न अखबार का काम भी स्वयं में ही करना है, खुद ही करना है प्रचार के माध्यम से। तो उसमें समझाने की क्षमता और त्याग। देखिए, बिना त्याग के कोई परिवर्तन आप नहीं ला सकते। त्याग की बहुत ज़्यादा जरूरत है और त्याग के साथ साथ पवित्रता। आप त्याग कर दीजिए, अगर आपके जीवन में आपके साथ पवित्रता नहीं है तो आपके त्याग को समाज स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात आपसे प्रभावित नहीं होगा। आपसे तभी प्रभावित होगा जब आप उसके साथ अपने जीवन का पवित्र चरित्र उस समाज के सामने पेश करेंगे। ये आपको करना है। और इसके साथ साथ निरंतरता, नैतिकता, पवित्रता और निरंतरता। निरंतरता अर्थात आप त्याग कर दो, पवित्रता भी साबित कर दो, लेकिन आप निरंतर काम नहीं करेंगे। आप 6 महीने में एक दिन नैतिकता भी साबित कर देंगे, त्याग भी साबित कर देंगे, 6 महीने आप घर में सो जाएंगे जाके। तो आप जितना बो के आए थे वो उतना किसी ने उजाड़ दिया, वो बचेगा ही नहीं। तो निरंतरता उसके लिए रखनी है। उसके साथ साधन जुटाने की क्षमता, मोटरसाइकिल, कार नहीं है तो बस, ट्रेन का किराया आपके पास नहीं है तो आप कैसे जुटा सकते हो, ये भी अपनी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना होगा। और इस सबसे ज़्यादा मजबूत जो आपको चाहिए वो चाहिए अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है खुद के ऊपर हुकूमत, दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं, खुद के ऊपर हुकूमत। अनुशासन में जैसे मैं उदाहरण से बता दूं कि यदि आपको 10 बजे निमंत्रण दिया गया है, कार्ड पे 10 बजे का टाइम लिखा है, कितने का लिखा था गौतम जी? 10 बजे का, और आप आ रहे 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो आप सब कुछ हैं, आप त्यागी भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप योग्य भी हैं, लेकिन आप अनुशासित नहीं हैं।
और जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो परिवर्तन नहीं ला सकता, वो समाज में बदलाव नहीं ला सकता। गलत कह रहा हूं मैं? अनुशासन का होना, जिनसे आपका मुकाबला है, अगर उनकी क्लास सुबह 5 बजे लगती है ना, तो 4:30 बजे वो अपनी आमद दर्ज करा देते हैं अपने सीनियर को। तब 3% लोग 97% लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे ही हुकूमत नहीं कर रहे, भाषणों से हुकूमत नहीं कर रहे। नैतिक चरित्र, पवित्रता, त्याग, निरंतरता और अनुशासन। गलत कह रहा हूं साहब? ये उनमें है। तब लोकतंत्र होते हुए, संविधान होते हुए, वोट का आधार होते हुए भी मुट्ठी भर लोग, 3% लोग पूरे देश पे चारों दशा में रूल कर रहे हैं। धार्मिक रूल, राजनीतिक रूल, सामाजिक रूल, आर्थिक रूल, सारा रूल, सारी हुकूमत उनकी मुट्ठी में है। क्यों मुट्ठी में है? कि वो नैतिक भी है, त्यागी भी है, पवित्र भी हैं और निरंतर भी हैं। समझ रहे ना? ये क्वालिटी हमको भी हमारे समाज में पैदा करनी ही पड़ेगी। बिना पैदा किए हम इस समाज को खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए साथियों आप लोगों को निकलना है। और इसके लिए जो हमने बनाया है, एक बात छोटी सी और कह के मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। कांशीराम साहब का शब्द है, उलझे हुए लोग कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकते। ये कांशीराम साहब कहते थे, उलझे हुए लोग। अब उलझन क्या है? उलझन है साहब, मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो था, उसकी शादी की सालगिरह है। अरे यार बहुत पुराना मेरा दोस्त है, शादी की सालगिरह है। ये उलझन है। मेरे नाती का जन्मदिन है, ये उलझन है। मेरा फलाना काम है, ये उलझन है। मैं जब गुजरात में था प्रभारी, तो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड डीएसपी आए साहब, क्या गजब का भाषण दिया उन्होंने, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। ऐसे लगा दूसरा कांशीराम। दूसरे दिन हमने उनके यहाँ गाड़ी रोक दी, जाके चाय पी। मैंने कहा साहब हम कल आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुए हैं। बोले ठीक है साहब। मैंने हम आपकी मदद चाहते हैं। बोले क्या? मैंने आप काम करो। बोले क्या काम करना है? मैंने कि आप मीटिंग लगाया करो, आप लोगों को जो कल बोले थे वही समझाया करो, बस वही बातें समाज को समझानी है। बोले साहब मेरी सुन तो लो पहले। मैंने यहाँ बताओ कि मेरी बेटी MBBS डॉक्टर और एक बेटा है ऑस्ट्रेलिया में और मेरी पत्नी है नहीं। ठीक है साहब। बोला ये मेरी बेटी की एक बेटी है 6 साल की, इसे सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ। अच्छा। दोपहर को 1:30 बजे लेने जाता हूँ। ठीक। और क्या करते हैं साहब? शाम को सब्जी वब्जी लाना मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा साहब। और क्या करते हो? और बोल सुबह 5 बजे जाता हूँ, वॉकिंग हो जाती है, दूध ले आता हूँ। तब तक हमारी चाय खत्म हो गई। चाय पी रहे थे। भाई साहब कल तो आपका ऐसा भाषण था कि मेरे लायक कोई काम बताओ। बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, बेटी MBBS डॉक्टर है, 50,000 पेंशन मिलती है, 5-7 लाख रुपया किरायों का आता है, और एक लड़की के चक्कर में उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को एक घेरे में बांध दिया है। ये मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है केवल, ये हजारों लोगों पे लागू है। हजारों लोगों पे जो संपन्न हो गए हैं, आर्थिक परेशानी उनके सामने नहीं है, बेटी बेटा सेटल हो गए हैं, अच्छी मोटी इनकम है, वो 10-20 हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं किराए भाड़े पर, लेकिन इस काम के लिए वो तैयार नहीं है। समझ गलत कर रहा हूं मैं? अधिकांश लोग, कोई किसी कंपनी में एडवाइजर हो गए रिटायरमेंट होने के बाद, कोई IPS रहा है तो वो रिलायंस का लीगल एडवाइजर बन गया है,
हमारे एक एसपी सिटी रहे थे, रिटायर हो गए। मैं मेरठ में उनसे मिला, मैंने कहा साहब हमारी हेल्प करिए। बोले मैं तो रिलायंस में लीगल एडवाइज़र हूँ। मैंने क्या काम करना होता है? कुछ नहीं, 70,000 तनख्वाह मिलती है और जहाँ कंपनी का ऑर्डर मिलता है, फ्लाइट से टिकट मिलती है, 5 स्टार होटल मिलता है। समझ रहे हैं आप? हमारा जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, वो स्वार्थी हो गया है। उसके अंदर त्याग की भावना नहीं है। और इसको हम अपने एक शब्दों में कहते हैं, वो शब्दों में कहते हैं कि जो समाज अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ये राष्ट्र पे बहुत बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति, जो समाज अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी अपनी समाज और अपनी देश की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो जो संपन्न वर्ग है वो हमारा स्वार्थी है, उसको होश ही नहीं है। और जो कटिंग वाला है, जूते वाला है, फिटर वाला है, ठेल लगाता है, टेम्पू चलाता है, वो बेचारा चिंतित है, वो परेशान है। साहब कुछ करो, भारती साहब कुछ करो, अरे इनको रोको, कैसे भी उनको रोको, ये तो पार्लियामेंट ही नहीं बना लिए, ये तो नया संविधान बना रहे हैं। जो सक्षम नहीं है वो चिंता करता है, और जो सक्षम है वो चिंता नहीं करता। ये हमारी समस्या है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, हम लोगों ने प्रत्येक जिले में 5-5 लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक दिल्ली में विधानसभा के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं 5 लोग विधानसभा में और 5 लोग वार्ड में। ये हमारे 4 स्टेप हैं, एक स्टेट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा विधानसभा, चौथा वार्ड। तो 10 लोग हमको चाहिए पूरी दिल्ली में काम करने के लिए। जो गुणवत्ता मैंने बताई है उसके आधार वाले 5-5 लोग जिले में चाहिए, 5-5 लोग विधानसभाओं में चाहिए। और जब विधानसभा हो जाए तो वार्ड तक पहुंचने की कोशिश करिए आप लोग। और जिस दिन वार्ड तक पहुंच जाओगे उस दिन आप आरएसएस को चैलेंज करने लायक ताकत बना के तैयार कर लोगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आपके बीच में कह दे। समझ रहे ना? उनको पता है कि समाज संख्या में तो ज़्यादा है लेकिन संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है, स्वार्थी है, लालची है, इसलिए इसके ऊपर मनचाहा रूल किया जा सकता है। तो ये भ्रम तोड़ना होगा। ये मेरी बात को आपने काफ़ी लंबे तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।